हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका स्वागत करती हूं इस सेशन में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आप पैदा कैसे हुए। सोचो अब थोड़ी देर, कैसे पैदा हुए हो तुम, कैसे इतने संसार में तुम आए हो। तुम अपने माँ के पेट में इत्तू से सेल थे, इत्तू से सेल, और एक छोटे से सिंगल सेल से तुम इतने बड़े संसार में आ गए। थोड़ा सोच सकते हो कि तुम कैसे बने। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, लेकिन फिर भी एक सेल आया कहाँ से, हम अपने माँ के गर्भ में, यूट्रस में आए कहाँ से, और उससे किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म बने। इस जर्नी को, इस मिरेकल को कहें या इस फिजियोलॉजी को, हम यूनिट रिप्रोडक्शन के ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज देखने वाले हैं। तो इस रहस्यमयी चैप्टर को, या बहुत रहस्यमयी तो नहीं कहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट रिप्रोडक्शन है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, नाम मेरा डॉक्टर मीतू भावनानी है, सब कुछ लिखा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर 1 देख रहे हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर हम लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो हम उसके कंटेंट्स को फ्रेम करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि एक के बाद एक किस तरीके से चैप्टर का लिंक बनेगा। तो मैंने कहा कि हम लोग जो कंटेंट बनाए हैं, अगर मैं उसको बांटूं, अगर मैं उसको सेग्रीगेट करूं, तो पहले हम इंट्रो देखेंगे, देन वी विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब इस चैप्टर में का होल सोल आपका वो क्या है, कोर क्या है, कि आपको रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्यों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। हम जानते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आता है। हमारी पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल जेंडर में डिवाइडेड है। मेल एक मेल की तरह नज़र आता है, फीमेल एक फीमेल की तरह नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेल इज़ ब्लेस्ड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल इज़ ब्लेस्ड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो बॉडी के अंदर हुआ। लेकिन अगर आप मेल एंड फीमेल को दोनों को देखेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा उनके फिजिकल कैरेक्टर्स और फिजिकल अपीयरेंस को देखकर। उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखें हम लोग। कोई भी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर सेल होते हैं, बॉडी के अंदर सेल होते हैं। सेल की ग्रुपिंग से टिश्यू बनता है, टिश्यू की ग्रुपिंग से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन की ग्रुपिंग से ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड कंप्लीट इट इज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो कोई भी सिस्टम अपने आप नहीं आया, उसका जननी कौन है, सेल है, फिर टिश्यू बना। उसी तरीके से अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो वो क्या हुआ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम डाइजेशन की बात करें ह्यूमन की बॉडी में, तो वो हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम रेस्पिरेशन की ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम एक्सक्रीशन की ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी तरीके से जब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रजनन कहते हैं, कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं। तो जब इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे सिस्टम को, जो कि बहुत सारे विभिन्न कंपोनेंट्स का बना हुआ है और हर कंपोनेंट अपने में यूनिक है, वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर रख रहा है, फंक्शन है, और आपस में ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो उसको प्रॉपर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल है, इसलिए मेल का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग ऑर्गन्स हैं, अलग फंक्शन है। फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग फंक्शन, इसलिए हम सब यूनिक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए नाउ अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें और हम लोग ऐसा मतलब ऐसे मोटा मोटा हिसाब देखें तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा करना, अपने जैसा एक और ऑफस्प्रिंग पैदा करना, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम सिंपलर, लोअर और यूनिसेल्युलर की बात करें तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल बडिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजेनरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें नेचुरल भी आ गया ना आर्टिफिशियल भी आ गया। लेकिन जब हम ह्यूमंस अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वी हैव द पावर टू रिप्रोड्यूस ऑफरिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। हम स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। कैट कैट को पैदा कर सकती है, डॉग डॉग को पैदा कर सकता है, कैट इंसान को पैदा नहीं कर सकती है, इंसान इंसान को पैदा कर सकता है। एक मदर एलिफेंट, मतलब मदर एंड फादर एलिफेंट एक बेबी एलिफेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्पीशीज स्पेसिफिक के बारे में बात करें, जिसको हम रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के नाम से जानते हैं, कि हर एक स्पीशीज का जो मेंबर है वही आपस में इंटरब्रीड करके एक नया ऑफस्प्रिंग अपने जैसा बना सकता है। और यही कॉन्सेप्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज द रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस, प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। ये दो अलग अलग पॉपुलेशन हमें नजर आती हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब, एसेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। पूरी बॉडी की कटिंग हो जाएगी, पूरी बॉडी का डिवीजन हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम में ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स क्या बनाएंगे, गैमीट्स को बनाएंगे। मतलब जो पैदा करने वाले हैं वो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। विविपेरस का मतलब क्या होता है, यंग वन लेइंग, सीधे बच्चे पैदा करना, अंडे नहीं देना। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, अंडे देना। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, अंडे देना, एग लेइंग। विविपेरस का मतलब क्या होता है, यंग वन लेइंग, ठीक है। पीरियड ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लोज डाउन एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। हमारी बॉडी में कब हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जब हमारी बॉडी में एक प्यूबर्टी स्टेज आती है। देखिए शुरुआत में जब हम पैदा होते हैं तो इनिशियली सेल्स डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी उम्र आती है जहाँ पर जो सेल्स के डिवीजन द्वारा बनाए गए ऑर्गन्स हैं, मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये काम कब करेंगे, कब हम बोलते हैं ना कि मैच्योरिटी आ गई है उम्र में, अब थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो मैच्योरिटी होती है, ठीक है। अ ह्यूमन मेल रीचेस एट, ये जो प्यूबर्टी आती है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अब डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। वेयरएज़ अ फीमेल रीचेस द सेम अराउंड 11 to 13 ईयर्स, ओके। इसी समय सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं विच आर फिजिकली अपीयर्ड। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हेयर्स का प्रोडक्शन हो गया, जैसे बॉयज़ में जो स्ट्रेचर है, शोल्डर का स्ट्रेचर वो बहुत चौड़ा होता है, गर्ल्स में नहीं होता है। लड़कों की आवाज़ भारी हार्श हो जाती है, लड़कियों की पतली और तीखी फ्रीक्वेंसी वाली वॉइस होती है। नाउ अब हम लोग बात करें तो अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट को देखें तो सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमीट का फॉर्मेशन करो। अगर मेल है उसके पास जो भी सिस्टम है वो मेल गैमीट बनाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमीट बनाए। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने एक लाइन नहीं लिखी, सुन लीजिए। रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई पूरी उम्र में बच्चे नहीं पैदा करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं वो मर जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, टू इमर्ज द प्रोजेनी, आपकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वेरिएशंस लाने के लिए, इवोल्यूशन लाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है। मेल गैमीट
उसके बाद जो फीमेल है, फीमेल का जो सिस्टम है वो फीमेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। मेल गैमीट को क्या बोलेंगे? स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट को क्या बोलेंगे? ओवा, ठीक है। अब देखो, ये गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेल ने अपना मेल गैमीट बनाया, गैमेटोजेनेसिस इन मेल, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। तो स्पर्म का बनना बोल सकती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, बोल सकती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में ओवा का बनना oogenesis। सो गैमेटोजेनेसिस इन मेल इज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल गैमीट। फीमेल में प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट ओवा इज oogenesis। देन गैमीट का ट्रांसफर, कौन किसकी तरफ जाएगा? स्पर्म मेल की बॉडी से निकलकर फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिए, कट इट। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बन गया, उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, मेल्स की बॉडी से जो मेल गैमीट है वो निकलकर फीमेल की बॉडी में जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवा। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवा, दोनों मिल जाएंगे, दोनों क्या होंगे? मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा फाइनली? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताती हूँ आपको। ये स्पर्म है, ये ओवा से मिला, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, ठीक है। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। अब क्या है? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन से क्या बनेगा? देखो, इसकी जो प्लॉइडी लेवल होती है, आपने सुना होगा डिप्लॉइड मतलब 2n, डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम, n मतलब हैप्लॉइड, सिंगल द सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो प्लॉइडी क्या है? n है। प्लॉइडी लेवल क्या है? n है। जब दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना? जाइगोट, जो कि 2n हो गया, ठीक है। जाइगोट क्या है? यूनिसेल्यूलर। जाइगोट क्या है? यूनिसेल्यूलर, एक सेल है, लेकिन एक सेल को अगर बढ़ना है तो वो क्या कर सकता है? माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, बार बार डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिवीजन। और क्या बनाएगा? बॉल ऑफ सेल। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? बॉल ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स, मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल सेल्स, जो क्या होंगे? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी 2n ही है, एंड उससे क्या होगा? फिर जर्म लेयर्स बनेंगी और फाइनली एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑर्गेनिज्म तो बन गया, कहाँ बनता है ऑर्गेनिज्म? मेल सिर्फ स्पर्म दे रहा है ओवा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, ठीक है। फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाइगोट बनेगा, वो वेरियस स्टेजेस को क्रॉस करेगा, मोर्यूला, गेस्ट्रुला, ब्लास्टुला, एंड फाइनली एम्ब्रियो बनकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा, 9 मंथ्स का जेस्टेशनल पीरियड जब मदर निकालेगी, 9 महीने का गर्भावस्था जो वो निकालेगी, वो उसका डेवलपिंग टाइम हो गया बच्चे का, एंड फाइनली अ न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड थ्रू पार्चुरेशन, डिलीवरी, पार्चुरेशन, ठीक है। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 तरीके के हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इस लेक्चर में आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। टेस्टिस, कॉम्पोज्ड ऑफ टेस्टिस, ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ, किसी भी सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट से ऑर्गन्स हैं। स्क्रोटम, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, ठीक है, पेनिस, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। आई मेरी बात समझ में? मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम है मेल की बॉडी के अंदर, जो कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसका काम क्या है? उसका काम 2 तरीके का है। पहला तो गैमीट बनाना, गैमीट बनाएगा तभी तो फीमेल की बॉडी के अंदर जाके बच्चा पैदा होगा, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इमर्ज करना, जिससे कि पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल अलग अलग नजर आए, ठीक है। एंड मेल के अंदर के हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टिस से रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन,
एंड फीमेल के अंदर के हार्मोन को क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। और जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरॉन। पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए, डक्ट्स का होना मतलब पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। एंड ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ऑर्गन्स जो कि कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस को प्लूरल में कहेंगे TESTE है, जबकि सिंगुलर में आप TES TIS लिख सकते हैं। प्लूरल मतलब ज़्यादा, सिंगुलर मतलब एक। टेस्टिस मेल की बॉडी में कितने नंबर में होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इन नंबर। अकर्स इन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इन नंबर, जोड़े में होना, ठीक है। उसके बाद इनका काम क्या है, स्पर्म्स। स्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म मतलब मेल गैमीट, ठीक है। किससे बनेगा, प्रोसीजर का नाम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इज इट क्लियर। और क्या बनाएगा, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। एंड और अदर चीजों को भी कंट्रोल करता है हार्मोन। अब टेस्टिस की शेप कैसी होती है, अंडाकार। कैसी होती है, 2 इन नंबर होते ना, ऐसे थोड़ा सा ओवल इन शेप, ऐसे हल्का सा ओवल इन शेप होती है, ठीक है। लेंथ कितनी होगी, 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब होता क्या है कि आप ये कह रहे हो कि भाई टेस्टिस ही तो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब टेस्टिस के अलावा जो ऑर्गन जैसे स्क्रोटम हो गया या डक्ट्स हो गई या ग्लैंड्स हो गए, वो प्राइमरी में क्यों नहीं आते, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस ही क्यों आता है, क्योंकि वो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहें कि भाई टेस्टिस के अंदर ऐसा क्या है जो कि स्पर्म्स बनेंगे, भाई किसी भी चीज़ का बनना मतलब सिक्रीशन, और सिक्रीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर टेस्टिस के अंदर ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उन लोब्यूल्स के अंदर ऐसे कॉइल्ड टिब्यूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या होते हैं, सेमिनिफेरस। इनका नंबर पूछा जाता है 250। हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और हर लोब्यूल के अंदर 250 के में हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगी। नाउ सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और मेल जर्म सेल्स। मतलब ये टेस्टिस है, ठीक है, ये इसके अंदर का टेस्टिकुलर लोब्यूल है, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। उसके अंदर का टेस्टिकुलर लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो हर टिब्यूल किससे लाइंड है, कुछ सेल से। मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स मतलब जो एक्चुअल कुछ जन्म देंगी, यू नो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगी। एंड सर्टोली सेल्स, ये क्या हो गए, मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक का मतलब क्या होता है, परमेटोजेनिक का मतलब क्या होता है, स्पर्म को पैदा करने वाला, स्पर्म को जन्म देने वाला, स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग है उनके नीचे कुछ सर्टोली सेल्स भी दे दी कि भाई तुम बहुत काम करते हो, सर्टोली सेल तुम्हें थोड़ा थोड़ा नरिशमेंट देते रहेंगे, ठीक है। ये मान लो सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या मेल जर्म सेल्स को एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं, एक नरिशमेंट दे रहे हैं। तो नाउ द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन। टिब्यूल के बाहर की अगर आप पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो खाली जगह ब्लड वेसल्स हैं नरिशमेंट के लिए, ठीक है।
इंटरस्टिशियल सेल से वहाँ पर, लेडिक सेल से, कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल से अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसे खाने के लिए। लेडिक सेल सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन। ये एक तरीका बताया है आपके स्पर्म सेल्स के बनने का। यहाँ पर डिप्लॉयड हैप्लॉयड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये स्पर्मेटोगोनियन है, उसको आसपास सर्टोली सेल्स हैं, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटेड एंड स्पर्मेटोजोआ बना। ये अपन गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या है? जैसे जो टेस्टीज होती है ना, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बैठी हुई रहती हैं, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम एब्डोमन में नहीं होता, एब्डोमन का एक्सटेंशन होता है, इसलिए टेस्टीज आर आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल, इट इज़ नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ मेल, ठीक है। तो स्क्रोटम एब्डोमन का एक नीचे गिरा हुआ पाउच या बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर टेस्टीज रहती हैं सेफली। ये स्क्रोटम है, ठीक है, इसके अंदर टेस्टीज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टेस्टिस को है भाई, स्क्रोटम प्रोटेक्शन दे रहा है, और बॉडी के अंदर अगर टेस्टिस को डालें तो टेस्टिस क्या करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस तरीके से नहीं है कि वो स्क्रोटम को बोले कि भाई ये टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे तुम टेस्टिस को बोलो कि स्पर्म बनाए। बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि बॉडी नहीं दे पाती है, इसलिए टेस्टिस डिसेंड होती हैं, नीचे खसकती जाती हैं। जब 8th मतलब बॉडी, जब आप बोलते हैं ना कि माँ के पेट के अंदर ही होते हैं, तभी अगर मेल चाइल्ड है तो टेस्टिस डिसेंड होती जाती हैं और स्क्रोटम में फिट हो जाती है, ठीक है, इसलिए आउटसाइड द बॉडी है। और दूसरी बात, स्क्रोटम प्रोटेक्शन दे रहा है, बैग की तरह स्ट्रक्चर है, और टेम्परेचर वो दे रहा है जिस पे टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। उसके बाद एपिडिडाइमस, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन स्क्रोटम, स्टोर स्पर्म हेल्प इन पैसेज ऑफ स्पर्म कमिंग फ्रॉम टेस्टिस। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टीज है, ठीक है, ये टेस्टीज है। अब इसके ही पास से एक ऐसे स्ट्रक्चर निकल रहा है ट्यूब की तरह, ठीक है। वो क्या कर रहा है? टेस्टीज को बोल रहा है कि भाई तुम जो भी, भाई टेस्टिस को, स्पर्म्स को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो बाहर निकालने की एक पैसेज चाहिए बॉडी में, पैसेज ट्यूब की तरह लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारे बिल्कुल पास से निकल रही हूँ, तुम जो भी स्पर्म पैदा करो मुझे देते जाओ, मैं स्टोर करती जाऊँगी, आगे भेजती जाऊँगी, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडिडाइमस से ही एक्सटेंशन में चलता जाता है। सो इफ इट इज एपिडिडाइमस, so it is vast difference. Tube-like structure emerging from lower part of epididymis opens into ejaculatory duct, involves in ejaculation of sperms. अब vast difference कहती है कि और आगे बढ़ जाओ। vast difference क्या कहेगी? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के क्या बनाओ? इसको मैं white से लिखती हूँ, और आगे बढ़ के बनाओ तुम ejaculatory duct। ejaculatory duct का मतलब क्या है? इजैक्यूलेटेड डक्ट का मतलब क्या है कि जो स्पर्म्स को लेके डायरेक्टली बॉडी के बाद इजैक्यूलेट करेगी, ठीक है। चलिए, लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो है पेनिस। वो क्या है? एक बाहरी मस्क्यूलर ऑर्गन है, एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। दैट स्ट्रक्चर इंसर्टेड इनसाइड द फीमेल बॉडी, यहीं से स्पर्म्स निकल कर फीमेल की बॉडी में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिस्चार्ज स्पर्म्स व्हेन स्टिमुलेटेड, इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बॉडी के बाहर मौजूद है। इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, ग्लांस पेनिस, ठीक है। फोर स्किन कवर्स द ग्लांस पेनिस, ठीक है। मतलब जो पेनिस के ऊपर की स्किन होती है कवरिंग प्रोटेक्शन की, दैट इज ग्लांस पेनिस। नाउ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा इज अ लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज फॉर पैसेज ऑफ यूरिन। फीमेल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैसेज है वो अलग है, और जो यूरिन निकालने का पैसेज है वो अलग है यूरिथ्रा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही पैसेज से, यूरिथ्रल ट्यूब से, अगर आपको बॉडी के बाहर यूरिन निकालना है तो वो भी इससे निकलेगी, और स्पर्म निकालना है तो वो भी इससे निकलेगी। मतलब कहीं ना कहीं एक बात खुद सोचो कि जो इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है एपिडिडाइमस से बनी, वास्ट डिफरेंस फॉर इजैक्यूलेटरी डक्ट, वो कहीं ना कहीं यूरिथ्रा से गुजरेगी,
ठीक है, यानी यूरेथ्रा किससे गुजर रही है, पेनिस से होकर गुजर रही है, इसलिए यूरिन और स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू एन ओपनिंग यूरिथ्रल मीएटस। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमने सारा देख लिया, एक बार सिर्फ रिविजन देख लेते हैं। देखो ये तो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जैसे मेनली क्या है, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को अगर आप और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते जाएंगे तो वो वासा एफ्रेंशिया या फिर रेडिटेस्टिस में बन जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये आसपास के ब्लड वेसल्स हो गए, ये एपिडिडाइमस हेड हो गया, ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है पूरा, ये टिब्यूल्स हो गई टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। एक से कितने लॉब्यूल्स बताए थे, रिवाइज करें तो 250, और हर लॉब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 1 से 3। कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स थ्रू एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब ये एक पैसेज बताया, इसको आप एक तरीके से रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चल सकते हो। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, देन रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीएटस। कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट मतलब एक इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा भी जुड़ रहा है और घुस जाओ आगे चल के। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये टेस्टिस है। ठीक है, ये स्क्रोटल बैग है, टेस्टिस के बाहर क्या निकल रहा है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कौन सी वाली चली, ये देखो, ये वास दिख रहा है, मैंने जो अभी आपको बताया था, ये एपिडिडाइमस चली, इसके ये अपर एंड, मिडल एंड, ये लोअर एंड से कौन सी चली, वास डिफरेंस। फिर ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये जुड़ी, थोड़े और ग्लैंड्स के सिक्रेशन जुड़े, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, दे इंक्लूड अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, ये ग्लैंड है जो कुछ सिक्रीट करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ पदार्थ को बनाएंगे। अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 इन नंबर। पेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 इन नंबर, इट इज ऑलवेज 2 इन नंबर। देन अ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज 1 इन नंबर, सिंगल इन नंबर। अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड, अगेन 2 इन नंबर, कितना है, 2 इन नंबर। ठीक है, देयर कलेक्टिव सिक्रेशन, मतलब ये तीनों जितना भी मिला जुला के सिक्रेशन बनाएंगे, एक साथ डाल देंगे, उन्हें बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। अब भाई स्पर्म को अगर स्पर्म में सिक्रेशन के साथ मिल जाए तो उसको कितना फायदा हो, वही तो मेन चीज है। इट इज रिच इन फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या है, मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल शुगर यूनिट, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सीमेन। ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर मैं फिर से इसमें बताऊं ना आप लोगों को स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये स्क्रोटम है। ठीक है, दिस इज, इसको वापस से रब करती हूं मैं, ये क्या है, दिस इज टेस्टिस। ठीक है, दिस इज एपिडिडाइमस, दिस इज वास डेफरेंस, अगेन ejaculatory duct. Functions of seminal plasma प्लस स्पर्म कर दो तो हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म, एक नरिशमेंट देगी, एक पैसेज देगी ना, सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म, खाना, प्रोवाइड, फ्रक्टोज है ना, प्रोवाइड एल्कलिनिटी टू काउंटर एसिडिटी ऑफ यूट्रस। स्पर्म यूट्रस में गया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से गया, अभी वो मर्ज होकर जाइगोट बनाए, तो यूट्रस की अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो स्पर्म के आसपास जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसका पीएच ऑटोमेटिकली 7 से ज़्यादा होता है, एल्कलीन, की मर ना जाए स्पर्म। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस। नाउ secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate help for maturation and motility of sperm, कि वो जिंदा रहे, मर ना जाए। ठीक है, चलिए ये ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये पूरा का पूरा जो भी मैंने बताया है ना, ये सब कुछ आ गया है। टेस्टिकल, वार डेफरेंस, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, ग्लांस, द हेड ऑफ पेनिस, फोरस्किन। ठीक है, नाउ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स,
यहाँ पर हम मेल के अंदर स्पर्म्स को पैदा कर रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। नाउ इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द गोनैड्स, इंक्लूड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को आप स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हो। जोआ मतलब समथिंग रिलेटेड टू एनिमल, जोलॉजी बोलते हैं ना, समथिंग रिलेटेड टू लोकोमोशन, जो पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं वही पैदा करते हैं स्पर्म्स को, ठीक है। ये देखो, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेजेस क्या आती हैं कि भाई सबसे पहले आपका स्पर्मेटिड बना, फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ। भाई देखो, कोई भी एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर एक सेल मिल जाए जिसको मैं डिवाइड करती जाऊं और बहुत सारे सेल्स बन जाए तो क्या दिक्कत है। तो स्पर्म मदर सेल से स्टार्ट हुआ, फिर डिवाइड करते करते स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, दुनिया भर के सेल है, फाइनली क्या बन गया, स्पर्म बन गया। स्पर्मेटोगोनिया 2n, मतलब स्पर्मेटोगोनिक तरीके से स्पर्म मदर सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो फाइनली स्पर्म पैदा करेगा अलग अलग स्टेजेस से पास होकर, ठीक है। माइटोसिस होगा शुरुआत में, क्योंकि अगर एक सेल से आपको बहुत सारे सेल बनाने हैं ना, इक्वेशनल डिवीजन, तो माइटोसिस कराना। लेकिन अगर घटोत्तरी करानी है, आपको कम करवाना है, तो आपको मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने 2n। अब क्या करना है आपको, जरा बताना। तो अगर आपको गैमीट की तरफ जाना है, अगर आपको स्पर्म की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं बीच में आपको रिडक्शनल डिवीजन कराना पड़ेगा। 2n से 2n पे नहीं पहुंचना है, 2n से n पर पहुंचना है, ठीक है। तो मियोसिस 1 कराया, मतलब फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नाम का एक सेल बना, स्ट्रक्चर बना, वो भी n है। देन स्पर्मेटिड n बना, फिर हमने मियोसिस 2 करा लिया, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ बना, ठीक है। तो 2n से 2n फिर 2n बन गए, फिर आपने रिडक्शन कराया। फिर देखो, अगर 2n से हम n पर कूद चुके हैं, अगर 2n से हम n पर कूद चुके हैं, दैट मीन्स हमने मियोसिस करवा दिया है। और अगर 2n से 2n पे ही चल रहे हैं, इक्वेशनल बराबर चल रहा है, तो माइटोसिस। जहां पर कमी है वहां पर मियोसिस, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या फिर 4 स्पर्म्स बन गए। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, मैंने आपको बताया था। देन दे आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। इट इज अ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मतलब हार्मोन्स का क्या रोल है, क्या टेस्टोस्टेरोन का रोल है, बिल्कुल है। हाइपोथैलेमस आपको पता है हेडक्वार्टर ऑफ बॉडी है, वो पिट्यूटरी के मास्टर ग्लैंड को बोलेगा कि तुम 2 तरीके के गोनेडोट्रोपिन्स को बनाओ, जो कि गोनेड पे जाकर उन्हें बताएं कि उन्हें क्या काम करना है, उन्हें स्पर्म बनाना है, ठीक है। ये देखो, तो अगर हम ये देखें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लेडिक सेल्स को बोलेगा कि तुम एंड्रोजन बनाओ और स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा और अच्छे से चलाओ। FSH सर्टोली सेल्स को बोलेगा कि तुम फाइनली ऐसे फैक्टर्स को करो कि स्पर्म भी बन जाए और रिलीज भी हो जाए, स्पर्मियोजेनेसिस भी हो जाए। अब अगर हम लोग स्पर्म के बारे में बात करें, अगर हम लोग एक स्पर्म के बारे में बताएं, बड़े मोटाइल से स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसका जो आपका एक लंबा जो स्ट्रक्चर है, ये लंबा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग इलोंगेटेड है, तो ये 0.06 मिलीमीटर का है। स्पर्म इज एनवलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड है, वॉल की बात नहीं करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। कितने स्ट्रक्चर का कंपोज्ड है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है स्पर्म का। पहला ऊपर का एंटीरियर पार्ट हेड है, बीच का मिडल पार्ट मिडल पीस बोला, और नीचे का पोस्टीरियर पार्ट टेल है, ठीक है।
तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। अब देखो काम करने के लिए बहुत सारा काम करना है, एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी डाल दिया। नेक है, जैसे ये हमारा हेड है, नेक है, मेरी मिडल पीस, तो तरह स्पर्म का भी है, ठीक है। न्यूक्लियस है, ये ऊपर का हिस्सा एक्रोसोम है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ये हेड हो गया, ये मिडल पीस, फिर ये लास्ट वाले पीस को भी इन्होंने डिवाइड करके दिखाया है। लास्ट वाले पीस को इन्होंने क्या किया है, डिवाइड करके दिखाया है कि भाई जो एंड वाला पार्ट है वो क्या एक तरीके से पूंछ की तरह है, मोटिलिटी है, पूंछ की तरह, वही तो मोटिलिटी दिखा रहा है, मूवमेंट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो हेड क्या है, ओवल शेप्ड, अंडाकार है, जिसके अंदर क्या होगा भाई, एक तरीके से सेल ही तो है ना, तो सेल के स्ट्रक्चर्स को रिमाइंड कर लो। न्यूक्लियस होगा, एक्रोसोम होगा, एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कहीं ना कहीं थोड़ा पैकेजिंग में, थोड़ा प्रोटीन में, सब में काम आ रहा है। इट कंटेन लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम क्यों है, लाइटिंग एंजाइम क्यों, लाइटिक मतलब कटिंग, ओवा की वॉल को कट करेगा तभी तो फ्यूजन करेगा, ठीक है। बिहाइंड द हेड इज नेक, देन मिडल पीस, composed of axial filament surrounded by mitochondria and cytoplasm। भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है, आपका न्यूक्लियस है, आपके वेरियस सेल ऑर्गेनील्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेल, पूंछ, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट, फिलामेंट मतलब बिल्कुल ऐसे पतला सा फिलामेंट होता है ना, जल्दी जल्दी मूव करने वाला। द स्पर्म्स मूव इन फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बाय द अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। दैट मीन्स ये जो पूरा स्पर्म है, ये जो हम पूरा स्पर्म बता रहे हैं, ये खुद से मूव नहीं करता है जब तक इसकी पूंछ मूव नहीं करेगी। भाई ये हेड हो गया, ठीक है, ये नेक हो गया और ये मिडिल पीस हो गया। तो पूंछ के ही मूवमेंट से सिर्फ और सिर्फ स्पर्म आगे बढ़ रहा है, बाकी की चीज़ें एनर्जी और दूसरे स्ट्रक्चर को करा रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। अच्छा, लास्ट एक स्लाइड और बाकी, आई एम सो सॉरी। तो द ह्यूमन मेल, ठीक है, ह्यूमन मेल मतलब कितना स्पर्म एक बार में इजैक्यूलेट कर सकता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, आई मीन टू से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, 200 से 300 मिलियन। एंड फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% sperm must have normal shape and 40% of them show vigorous motility। थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक बार में निकलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फाइन, मैं जल्दी बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, एक साइड बाकी थी। तो ये आज का सेशन रहा, होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पहला लेक्चर ले लिया है, उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया, मोटा मोटा सब कुछ समझ लिया, इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पॉइंट समझ लिया, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। मैं चाहती तो गैमेटोजेनेसिस बाद में पढ़ा सकती थी, पर मैं ये जानना चाहती थी, मैं चाहती थी कि उसी सिस्टम, जो सिस्टम जिस फंक्शन के लिए बना है वो हम वहीं पर पढ़ लें। तो आपने पूरा स्ट्रक्चर भी देख लिया और फंक्शन भी देख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।